अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जंप्स, लूप्स और जो कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं 8051 के असेंबली लैंग्वेज में उनको स्टडी करेंगे। सी प्रोग्रामिंग करते हुए अक्सर आप लोग इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं या फार लूप्स, वाइल लूप्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो आज बेसिकली हमने वही देखना है कि अगर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स या लूप्स वगैरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो है DJNZ, रजिस्टर आगे लेबल। DJNZ का मतलब है डिक्रीमेंट जंप इफ़ नॉट ज़ीरो। इसका और आगे रजिस्टर और एक लेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है कि ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, और अगर डिक्रीमेंट होने के बाद ये वैल्यू रजिस्टर की ज़ीरो नहीं होती तो इस लेबल पर जंप कर जाओ। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। DJNZ इंस्ट्रक्शन, इसका मीनिंग ये है कि ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसके साथ जो भी रजिस्टर लिखा हो उस रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करो। अगर डिक्रीमेंट करने के बाद रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो लेबल पर जंप कर दें। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक छोटा सा कोड गिवन है हमारे पास। मूव ए #0, ए के अंदर 0 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, R2 के अंदर 10 कर रहे हैं मूव, और ये एक लेबल है अगेन हमने ये लेबल बनाया हुआ है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली दिस प्रोग्राम एड्स वैल्यू 3 टू द ACC, मतलब ए रजिस्टर के अंदर ये जो प्रोग्राम है 3 वैल्यू को 10 टाइम्स ऐड करता है। ए रजिस्टर की वैल्यू के अंदर जो 3 वैल्यू है वो ये प्रोग्राम 10 दफ़ा उसको ऐड करता है। तो ए को पहले हमने क्लियर करवा दिया, स्टार्टिंग ए की 0 है। R2 के अंदर हमने 10 वैल्यू मूव करवा दी। ये हमारा एक काउंटर है, आप इसको कह लें कि हमारा अब लूप है, ये 10 दफ़ा चलेगा। ये हमारा लेबल है। तो अब यहाँ ये हमने लिखा है ऐड ए #03, तो ए के अंदर 03 ऐड हो जाएगा। आगे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी है DJNZ R2 अगेन। तो इसका मतलब ये है R2 की वैल्यू को डिक्रीमेंट करो, और डिक्रीमेंट करने के बाद अगर R2 की वैल्यू 0 नहीं होती तो आप अगेन पे चले जाएं। तो जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम यहाँ पे आएगा इस लाइन पे तो R2 के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। जब फर्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो R2 की वैल्यू 9 होगी। अब क्योंकि 9 0 के इक्वल नहीं है तो ये प्रोग्राम यहाँ से दोबारा अगेन पे चला जाएगा, फिर ए की अंदर 3 को ऐड कर देगा, फिर R2 की पहले वैल्यू 9 थी वो डिक्रीमेंट होके 8 होगी। अब 8 क्योंकि फिर 0 नहीं है तो प्रोग्राम दोबारा अगेन पे चला जाएगा। तो ये इस तरह DJNZ R2 की वैल्यू को एक एक करके डिक्रीमेंट करता रहेगा, और जब तक R2 की वैल्यू 0 नहीं होगी ये अगेन पे जाता रहेगा। और जैसे ही ये जब तक ये अगेन पे जाता रहेगा तो ए की वैल्यू के अंदर 03 ऐड होता रहेगा। तो 10 दफ़ा जब ये यहाँ पे ये लूप चलेगा तो ए की जो वैल्यू है वो फाइनली 30 तक पहुँच जाएगी। और फिर उसके बाद जब R2 की वैल्यू डिक्रीमेंट करने के बाद 0 हो जाएगी तो उस टाइम फिर क्या होगा कि अब क्योंकि R2 की वैल्यू 0 हो गई है, फिर ये अब अगेन पे नहीं जाएगा, फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा, फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हम ये जो हमने एडसिम का सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था इसमें इसको रन करके भी चेक करते हैं। तो मैंने ORG की इंस्ट्रक्शन और एंड की इंस्ट्रक्शन लिख दी है, बाकी सारा का सारा प्रोग्राम वही है। अब अगर मैं इसको असेंबल करूं तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता हूं। तो ए पहले ही क्लियर है, 0 है उसकी वैल्यू। R2 के अंदर ये R2 हमारा रजिस्टर है, उसके अंदर ए आ गया, और ए आपको पता है हेक्साडेसिमल में, और इसकी डेसिमल वैल्यू 10 है। अब फर्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ए की वैल्यू 0 है, उसमें 3 ऐड हो जाएगा। तो ये देखें A3 हो गया। अब DJNZ R2 अगेन
अब क्योंकि R2 की वैल्यू 0 नहीं है, R2 की वैल्यू तो 10 है अभी या A है, तो ये यहाँ से लूप अगेन वाली लेवल पे दोबारा जाएगा। दोबारा A के अंदर 0, A की पहले 0.3 वैल्यू थी, अब दोबारा A के अंदर 0.3 ऐड होगा तो वो 6 हो जाएगा। इस तरह ये दोबारा जाता रहेगा। ओके, अब R2 की वैल्यू 1 हो गई है और जैसे ही R2 की वैल्यू 0 हुई तो ये लूप पहले जो बार बार अगेन लेवल पे जंप कर रहा था, अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो अब A की जो वैल्यू है 1E वो R5 के अंदर सेव हो जाएगी। तो अगर हम कैलकुलेटर पर चेक करें कि 1E डेसिमल में किसके इक्वल आता है, तो वो 30 के इक्वल है। तो जब आप A को स्टार्ट में 0 रखेंगे और इसके अंदर 3 को 10 दफ़ा ऐड करवाएंगे तो आंसर जाहिर सी बात है 30 आएगा। तो यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो 1E आंसर है वो 30 आ रहा है। और अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो R5 A की जो वैल्यू है वो R5 के अंदर चली जाएगी, ये यहाँ पे आ गई। तो इस तरह बेसिकली जो DJNZ की इंस्ट्रक्शन है इसको हम इफ एल्स में या लूप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव R2 10, तो R2 जस्ट एक्ट कर रहा है जस्ट लाइक ए काउंटर, और अगेन ऐड A और ये DJNZ ये मिल के ये फॉर लूप की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपने C प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप लिखा है और वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब जैसा कि आपको पता है कि 8051 के अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं सबका साइज़ 8 बिट का है, 8 बिट के हैं, और 8 बिट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो 255 है। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लूप कितनी दफ़ा मैक्सिमम हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर यहाँ पे हम 255 वैल्यू मूव करवा दें तो फिर 0 से 255 तक ये लूप काउंट करेगा। तो बेसिकली ये हम 256 टाइम्स ये लूप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि 256 से ज़्यादा हम R2 के अंदर या 255 से ज़्यादा हम R2 के अंदर वैल्यू लोड नहीं कर सकते। और एक वैल्यू 0 होती है, तो 0 से 255 तो टोटल काउंटर की वैल्यू जो काउंटर है वो 256 दफ़ा चलेगा। ओके, अब अगर हमने इट मीन्स के विद सिंगल रजिस्टर आप 256 टाइम्स किसी लूप को चला सकते हैं। लेकिन अब अगर आप अज्यूम करें कि हमने रिक्वायर्ड है कि हम 256 से ज़्यादा या मल्टीपल टाइम्स किसी लूप को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू लोड द अकम्युलेटर विद द वैल्यू ऑफ 55। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो A के अंदर 55 वैल्यू को लोड करे एंड कॉम्प्लीमेंट दिस अकम्युलेटर रजिस्टर 700 टाइम्स, और 700 दफ़ा इस रजिस्टर को कॉम्प्लीमेंट करें। तो अब क्योंकि अभी 700 है, हम 700 की जो वैल्यू है वो एक रजिस्टर के अंदर मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इस 700 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक कोई से भी 2 मल्टीपल ले लें, फॉर एग्जांपल दोनों का प्रोडक्ट 700 हो और दोनों 255 से लेस हो, तो आप 10 और 70 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर 700 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप कोई और वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 700 के इक्वल आना चाहिए और दोनों की वैल्यूज़ इटसेल्फ 255 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इजीएस्ट अप्रोच ये है कि अगर आपने लूप को या किसी इंस्ट्रक्शन को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को 700 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप एक वैल्यू 10 ले लें, दूसरी वैल्यू 70 ले लें। तो इस तरह हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। नेस्टेड लूप के अंदर एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। तो सबसे पहले हम R3 के अंदर वैल्यू मूव कर रहे हैं 10, तो आपको पता है R0 से लेकर R7 तक हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से कोई सा भी रजिस्टर वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे R3 यूज़ किया हुआ मूव R3 10, तो R3 के अंदर हम जो है 10 वैल्यू मूव करवा रहे हैं और उसके बाद R2 के अंदर 70 मूव करवा रहे हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड लूप हम यूज़ कर रहे हैं
और मूव आर टू 70 इसका भी एक लेबल लिखा है, इसको नेक्स्ट लेबल का नाम दे दिया है। आगे अगेन एक लेबल है, उसका नाम CPL, ये कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये ए की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट ले लेगी। कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेते हैं आपको पता है, अगर आप इसकी बाइनरी वैल्यू लिखें 55 की और हर बिट को आप ज़ीरोज़ को 1 से चेंज कर दें और 1s को 0 से कर दें तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा, ये ए के अंदर 55 आ गया, R3 के अंदर हमने 10 लोड कर दिया, R2 के अंदर 70 कर दिया। आप अपोजिट भी कर सकते हैं, R3 के अंदर 70 कर दें, R2 के अंदर 10 कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यूज़, इनिशियल वैल्यूज़ लोड होंगी रजिस्टर्स के अंदर। अब ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ए की वैल्यू पहली दफ़ा कॉम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद जो R2 है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, और डिक्रीमेंट होकर पहले 70 थी वो 69 रह जाएगी। अब क्योंकि 69 0 के इक्वल नहीं है तो ये प्रोग्राम दोबारा अगेन पे चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ये इंस्ट्रक्शन दोबारा दूसरी दफ़ा रन होगी, फिर R2 69 से 68 पे जाएगा एंड सो ऑन करते करते जब R2 70 से 0 पे चला जाएगा, जैसे R2 की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन अगेन लेवल पे जंप नहीं करेगी बल्कि इस लेवल पे आ जाएगी। अब इस लेवल पे क्या होगा, R3 की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। पहले R3 10 था, अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद R3 की वैल्यू 9 हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा जंप कर जाएगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर। और नेक्स्ट लेवल में क्या है, दोबारा R2 की वैल्यू लोड हो रही है 70 पे। तो इट मीन्स ये इंटरनल लूप जो है अगेन वाला, ये दोबारा 70 टाइम्स चलेगा, फिर उसके बाद R3 की एक और वैल्यू कम हो जाएगी, फिर इंटरनल लूप की R2 की 70 वैल्यू लोड हो जाएगी और ये इंटरनल लूप 70 टाइम्स चलेगा और R3 की वैल्यू 1 फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो बेसिक लॉजिक इसमें यह है कि जो इंटरनल लूप है वो 70 टाइम्स चल रहा है। हर एक जब 70 टाइम्स इंटरनल लूप वैल्यूएट हो जाता है तो उसके बाद R3 के अंदर एक वैल्यू डिक्रीमेंट आती है। तो R3 के अंदर क्योंकि 10 है तो ये लूप जब 10 दफ़ा चलेगा, तो जब आउटर लूप 10 टाइम्स चलेगा तो इंटरनल लूप हर आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए इंटरनल लूप 70 टाइम्स चलेगा। तो दोनों का जो आंसर है टोटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो 700 बन जाएगा, क्योंकि R2 जब इंटरनल ये अगेन वाला लूप एक दफ़ा चला तो ये 70 टाइम्स चलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 70 टाइम्स ए की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होगी। फिर उसके बाद R3 के अंदर एक वैल्यू कम हुई और R2 वाला ये जो लूप है ये दोबारा 70 टाइम्स चलेगा एंड सो ऑन, जब तक R3 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक इंटरनल लूप हर R3 की वैल्यू के लिए 70 टाइम चलता रहेगा। जैसे ही R3 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये DJNZ R3 नेक्स्ट वो प्रोग्राम नेक्स्ट पे जंप नहीं करेगा बल्कि इससे जो नेक्स्ट आगे वाली लाइन है कोड है उस पर जंप कर जाएगा या उधर एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है ये ए रजिस्टर को 700 टाइम्स उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरह अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 7000 टाइम कॉम्प्लीमेंट करवाना हो तो आप थर्ड लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मूव R3 के ऊपर एक और इंस्ट्रक्शन आ जाएगी और इस मूव R3 के साथ आप एक और लेबल यूज़ कर लेंगे और एंड पे DJNZ R3 नेक्स्ट के बाद वो DJNZ कोई रजिस्टर और आगे जो आपने लेबल यहाँ पे लिखा होगा वो आ जाएगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट जंप की इंस्ट्रक्शन थी, इसका नाम था DJNZ, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0। नेक्स्ट है जंप ओनली इफ सर्टेन कंडीशन इज मेट, और ये इंस्ट्रक्शन है JZ लेबल, JZ जंप इफ 0, C फॉर 0। तो इसका ये इंस्ट्रक्शन जस्ट ऑपरेट होती है ए रजिस्टर पे। अगर ए रजिस्टर की वैल्यू 0 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोड लिखा हुआ है मूव AR0 JZ ओवर, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ए रजिस्टर की वैल्यू 0 है तो ओवर लेवल पे जंप करते हैं। तो प्रोग्राम में जहाँ पे भी आपने ओवर लिखा होगा, ये प्रोग्राम अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे ओवर पे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे मूव AR1, तो यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है जंप JZ ओवर, इट मीन्स कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो आप ओवर लेवल पर जंप कर जाएं। अब यहाँ पे डिटरमिन इफ R5 कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 0, इफ सो पुट 55 इन इट। तो वो कह रहे हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें
चेक करें कि R5 रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो है। अगर R5 की वैल्यू ज़ीरो है तो आप उसके अंदर 55 स्टोर करवा दें। तो मूव ए R5, तो अब R5 की वैल्यू हम ए के अंदर मूव कर रहे हैं। और ये आगे इंस्ट्रक्शन है जंप नॉट ज़ीरो, तो ये इसका अपोजिट है। ये ए रजिस्टर को चेक करती है, अगर ए रजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो नेक्स्ट पे जंप कर जाएँ, और अगर ज़ीरो है तो नेक्स्ट पे ना जाएँ, फिर ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, फिर ये इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, ए के अंदर R5 की जो भी वैल्यू है वो ए के अंदर जा रही है, और आगे हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है जंप नॉट ज़ीरो। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर ए नॉन ज़ीरो है तो नेक्स्ट पे चले जाएं, और अगर ए ज़ीरो है तो इस इंस्ट्रक्शन मूव वाले को एग्जीक्यूट कर दें। तो जंप जो अब R5 अगर ज़ीरो होगा तो ए की वैल्यू ज़ीरो होगी, और अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ये जंप नॉट ज़ीरो, ये इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पे नहीं जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है R5 55 एग्जीक्यूट हो जाएगी और R5 के अंदर 50 चला जाएगा। तो इस तरह हमने इनडायरेक्टली चेक किया R5 की वैल्यू को बाय यूजिंग द रजिस्टर ए, क्योंकि जो जंप JZ या JNZ इंस्ट्रक्शन ये ओनली ऑपरेट करती है ऑन रजिस्टर ए। इसके बाद है दो नए जंप्स हैं, एक JNC है, JNC जंप इफ़ नो कैरी। अगर कैरी हमारे पास ज़ीरो हो, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर में एक कैरी फ्लैग था, अगर वो कैरी फ्लैग उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो लेबल पर जंप कर जाएं। JC लेबल, तो उसका मतलब है अगर कैरी फ्लैग 1 हो तो लेबल पे जंप कर दें। तो यहाँ पे भी ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये ए के अंदर 79 हम कुछ ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है JNC कि इस एडिशन के नतीजे में जब ए के अंदर 79 ऐड होगा तो JNC के कैरी फ्लैग की वैल्यू चेक करें। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है तो N1 लेवल पे जंप कर दें, तो यहाँ पे जंप हो जाएगा, प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अगर कैरी फ्लैग 1 हो जाता है तो फिर प्रोग्राम N1 पे जंप नहीं करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट ऑफ R5 कि R5 की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, अब ये जो एग्जांपल है ये वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लिखा है कि ये हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनका सम फाइंड करें। फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज़, पुट द सम इन रजिस्टर्स, और जो सम है उसके लो बाइट R0 के अंदर मूव करें और उसकी हाई बाइट R5 के अंदर मूव करें। तो ये प्रोग्राम आप मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं कि आप पहले ए के अंदर ये 79 वैल्यू लोड करवा लें, मूव करवा लें, फिर ऐड के इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए 2 दफ़ा F5 और E2 उसके अंदर ऐड करवा लें ए के अंदर। तो उस तरह भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस प्रोग्राम को जंप इंस्ट्रक्शन के ये JNC इंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पे किया हुआ है। तो इसमें इस प्रोग्राम में बेसिकली लॉजिक ये है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें तो दो ऑप्शन आ सकते हैं कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो कैरी आ भी सकता है, या कैरी की वैल्यू 0 होगी या कैरी की वैल्यू 1 होगी। तो अगर कैरी की वैल्यू 1 आती है तो हमने जहाँ पे नेक्स्ट बाइट्स सेव करवानी है R5 उसमें 1 ऐड करवा देना है, क्योंकि जो कैरी है वही आगे जाके ऐड होता है, और बाकी जो आंसर है वो R0 के अंदर सेव कर देना है। और अगर कैरी की वैल्यू दो नंबर्स को ऐड करते हैं, कैरी की वैल्यू 0 आती है तो फिर हमें जो नेक्स्ट बाइट जहाँ पे हमने हाई बाइट है वहाँ पे कोई 1 ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली ये लॉजिक इम्प्लीमेंट की है कि पहले ए की वैल्यू को 0 कर दिया, पहले क्लियर कर दिया ए को, फिर ए को R5 के अंदर मूव किया, R5 भी क्लियर हो गया, और R5 के अंदर क्योंकि हमने जो आंसर की हाई बाइट है वो R5 के अंदर सेव करनी है और लो बाइट R0 के अंदर सेव करनी है। तो लॉजिक ये है कि पहले ए और R5 को या R0 को भी आप बेशक स्टार्ट में क्लियर कर लें। तो ऐड ए 79, तो ए के अंदर पहले 0 था, 79 इसके अंदर ऐड हो गया। अब ए के अंदर 79 ऐड हो गया, जंप JNC N1, इस इंस्ट्रक्शन के बाद कैरी हम कैरी फ्लैग को चेक कर रहे हैं। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप नेक्स्ट नंबर को ऐड कर दें।
जो कि 05 है, F5H है। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 ना होती, यहाँ पे कोई और नंबर आता जिससे कैरी फ्लैग या ए के अंदर ऐड होने के बाद वो आंसर 1, कैरी फ्लैग 1 हो जाता, तो फिर जो हमारी हाई बाइट है वो कैरी फ्लैग उसमें जाता और उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देते। तो ये लिखा हुआ INCR5। ओके, दोबारा ऐड कर रहे हैं सेकंड वैल्यू। पहले 79 ए के अंदर 0 के अंदर ऐड हुआ, 79 ही होगा और कैरी फ्लैग 0 होगा तो प्रोग्राम N1 पे आ जाएगा। अब ए के अंदर जो 79 पड़ा है, 79 के अंदर 0F5 ऐड होगा। अब जब ए के अंदर 79 के अंदर F5 ऐड होगा तो आंसर आएगा 16E आएगा। तो ये 6E तो ए के अंदर सेव हो जाएगा और ये कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। तो आगे वो इंस्ट्रक्शन है, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप N2 पे जंप कर जाएं, और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो R5 में जहाँ पे हमने हाई बाइट को सेव करना है उसको 1 से इंक्रीमेंट करें। तो यहाँ पे क्योंकि कैरी फ्लैग 1 है तो R5 की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो R5 इससे पहले तक 0 था, अब R5 1 हो गया। अब ए के अंदर अब तक 6E सेव हो चुका है। अब दोबारा ऐड कर रहे हैं ए के अंदर 0E2H, तो ये आंसर आएगा 150 हेक्सा में। तो कैरी फिर 1 आ गया, 50 ए के अंदर सेव हो जाएगा और जंप, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ओवर पे जंप कर दें और जो हमारा ए के अंदर लोअर बाइट आ रही है वो R0 के अंदर सेव कर दें। और अगर कैरी फ्लैग 1 आता है तो पहले हाई बाइट को 1 से इंक्रीमेंट करें इस कैरी का इफेक्ट डालने के लिए हाई बाइट में, और फिर हमारा फाइनल आंसर R0 के अंदर सेव कर दें। तो इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करवा कर चेक करवा देता हूँ। ओके, ए रजिस्टर 0 है स्टार्ट में, उसके बाद R5 को भी हमने 0 कर दिया। अब ए के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू 79 आ रही है, ए के अंदर 79 वैल्यू आ गई। अब ये हमारा जो कैरी फ्लैग है उसको भी आपने ज़हन में रखना है, और ये है कैरी फ्लैग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, और ये इसकी कैरी फ्लैग बिट है। एक आपको पता है ऐड की इंस्ट्रक्शन है कैरी फ्लैग को इफ़ेक्ट करती है, उसको 0 या 1 कर सकती है। तो ए के अंदर हमारा 79 चला गया। ये आप इंस्ट्रक्शन या इसको कमेंट किया हुआ, आप इसको ऐड भी कर लें तब भी ठीक है। ये वाली इस इंस्ट्रक्शन को कमेंट किया हुआ है, आप इनको ऐड कर दें तब भी कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। ओके, तो अब ए के अंदर क्योंकि इनिशियल वैल्यू 79 आ गई, अब दोबारा हम ऐड कर रहे हैं सेकंड वैल्यू 0F5 इन ए। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूँगा, ए के अंदर 79 है। अब जब ऐड ए करूँगा, नेक्स्ट नंबर ए के अंदर ऐड होगा, तो आपने नोट करना है पहले कैरी फ्लैग 0 है अभी तक इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया कैरी फ्लैग 1 हो गया। इट मीन्स के जो ए के अंदर जो पहले नंबर सेव था 79 और 0F5 इन दोनों के एडिशन का रिज़ल्ट आया वो है 16E, और जो 1 है वो कैरी के अंदर चला गया और 6E ए के अंदर सेव हो गया। अब हमने आगे इंस्ट्रक्शन लिखी है जंप, अगर JNC अगर कैरी 0 है तो N2 पे जंप कर जाओ, और अगर 0 नहीं है तो ये इंक्रीमेंट R5 करो। तो R5 की इनिशियल वैल्यू आप 0 कर देख सकते हैं कि पहले 0 है। हम अब क्योंकि जो कैरी फ्लैग 1 है तो N2 पे जंप नहीं करेगा, इंक्रीमेंट करेगा R5 को। अब इस इंस्ट्रक्शन पे आ गया, अभी तक R5 की वैल्यू 0 है, अब R5 हमारे पास 1 हो गया। अब हमने 2 नंबर्स को ऐड कर लिया। अब थर्ड नंबर हमने ऐड करना है, दोबारा वही लॉजिक, थर्ड नंबर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर कैरी फ्लैग चेक करना है, अगर कैरी फ्लैग 1 आता है तो जहाँ पे हमने हाई बाइट सेव करनी थी रिज़ल्ट की R5 में, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर कैरी फ्लैग 0 आता है तो उसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे।
तो अब ए के अंदर जो 6E था उसके अंदर ये 0E2 हम ऐड करवा रहे हैं। दोबारा कैरी 1 है, तो ये ओवर पे जंप नहीं करेगा बल्कि इंक्रीमेंट करेगा R5 को। तो R5 हमारे पास अब 2 हो गया। अब जो हाई बाइट हमारे पास, जो आंसर की हाई बाइट है वो R5 के अंदर है, और जो लो बाइट है वो ए के अंदर सेव थी, अब R0 के अंदर जा रही है। तो अब आप कह लें कि इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया, हमारा आंसर आया 02 और R0 के अंदर 50। तो आप कह सकते हैं 250 हेक्सा, ये इसका आंसर है कि इन 3 नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आता है 0250। तो उसमें से जो 02 है वो हमने R5 के अंदर सेव करवाया, और जो 50 है वो R0 के अंदर सेव करवाया। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो करेक्ट है या नहीं है। 79 प्लस F5 प्लस E2, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 0250 हेक्सा में। तो ये 50 हमारा ए के अंदर आ रहा था और उसको हमने R0 के अंदर सेव करवा दिया, और ये 02 हमने R5 के अंदर सेव करवाया। ओके, ये हमारे पास अब 8051 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उसका एक चार्ट गिवन है। JZ मैंने आपको बताया, जंप इफ ए 0, JNZ जंप इफ ए इज़ नॉट 0, DJNZ ये भी हमने देखा कि डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ यहाँ पे ए के अलावा भी कोई रजिस्टर आ सकता है, जिस तरह R2 वगैरह। CJNE ए बाइट, कंपेयर जंप इफ़ नॉट इक्वल। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ए को आप बाइट के साथ, किसी गिवन बाइट के साथ कंपेयर करें, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो आगे जो कॉमा लगाकर यहाँ पे आगे लेबल लिखा होगा उस लेबल पर जंप कर दें। तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल मैं भी आपको शो करता हूँ, वो मेरे ख्याल से 223 पेज पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है CJNE, आगे एक रजिस्टर लिखा हुआ है R5, आगे एक वैल्यू लिखी हुई है 80। तो R5 को कंपेयर करो 80 के साथ, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल लेवल पर जंप कर दें, तो इस लेवल पर जंप कर दें। और अगर ये दोनों फॉर एग्जांपल R5 के अंदर भी 80 होता तो इस CJNE इंस्ट्रक्शन के बाद जो लाइन कोड लिखा होता ये प्रोग्राम वहाँ उसको एग्जीक्यूट करता। तो ये बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन इस तरह CJNE काम करती है। इस तरह JC जंप इफ कैरीज 1, JNC जंप इफ कैरीज 0, JB जंप इफ बिट इज़ 1। अगर आपने किसी बिट को चेक करना हो, पर्टिकुलर बिट को, ये हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम चैप्टर 4 के अंदर करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। JNB जंप इफ बिट इज़ 0, जब आप किसी मेमोरी की एक बिट को चेक करना चाह रहे हैं कि वो 1 है या 0 है, तो उस टाइम पे यहाँ भी यूज़ करेंगे इसको। या जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसकी इनपुट पोर्ट्स को चेक करना चाह रहे हैं कि जो इनपुट पोर्ट पे डाटा आ रहा है किसी खास पिन पे, क्या वो 0 है या 1 है, तब भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद JBC जंप, किसी पर्टिकुलर बिट को चेक करें, अगर वो 1 है तो जंप कर दें आगे जो लेबल लिखा होगा उस पर, और फिर उसी बिट को क्लियर भी कर दें। तो ये JBC बेसिकली 2 काम करती है। ये पहले बिट को चेक करती है क्या वो 1 है, अगर 1 है तो JBC के आगे जो लेबल लिखा होगा उस पर जंप कर जाएगी, और जैसे ही जंप करेगी तो वो जो बिट 1 थी उसको क्लियर भी कर देगी। क्लियर करने का मतलब है उसको 0 कर देगी। ओके, ये जो जंप की सारी इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी हैं, ये इसको कहते हैं कंडीशनल जंप्स, के डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन ही जंप हो रहा है। फॉर एग्जांपल कैरी 1 है या कैरी 0 है, ये कंडीशन है। A 0 है या A 1 है, ये कंडीशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर आप सम कंडीशन को जंप लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल जंप। और ये शॉर्ट जंप्स होते हैं। शॉर्ट जंप असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐसे जंप्स को कहते हैं कि जो अपने जहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन आती है उससे 128 बाइट्स
आगे या 127 बाइट्स आगे की तरफ और 128 बाइट उससे पीछे की तरफ जंप लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट जंप्स की बेसिकली रेंज होती है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जे ज़ी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये जे ज़ी इंस्ट्रक्शन आगे आपने लेबल लिखा हुआ है, अगर वो लेबल इस जे ज़ी इंस्ट्रक्शन से 127 बाइट्स के फासले तक मौजूद है तो ये उस पर जंप लगा देगा या उस जगह पे पहुंच जाएगा, या इस जे ज़ी इंस्ट्रक्शन से पहले 120 बाइट्स तक वो मौजूद है तो फिर भी वो उस पर जंप लगा देगा। लेकिन अगर वो जे ज़ी आगे लेबल लिखा हुआ है और वो लेबल दरमियान में इतना ज़्यादा कोड है कि वो 127 बाइट से ज़्यादा हो गया, तो फिर आप ये जे ज़ी या कंडीशनल जंप्स ये जंप नहीं लगा पाएंगे, फिर ये एरर आ जाएगा। तो जब भी आप ये जंप की इंस्ट्रक्शंस आप ये यूज़ करते हैं तो उसमें ये लेबल पर उस टाइम पे जंप होता है जब जंप का जो लेबल है वो इस इंस्ट्रक्शन से आगे की तरफ 127 बाइट्स की रेंज में हो और उससे बैकवर्ड 128 बाइट्स की रेंज में हो। इसके बाद है जी अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल फ़ायदा सबसे पहले जो अनकंडीशनल वो एल जंप है, लॉन्ग जंप। तो इसका लॉन्ग जंप नाम से ज़ाहिर है, जो शॉर्ट जंप थे उनकी रेंज थी प्लस 127 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 128 बाइट्स रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो लॉन्ग जंप है कि अगर आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी है और दरम्यान में बहुत ज़्यादा कोड आ रहा है और आपने ऐसा जंप लगाना है कि बहुत ज़्यादा दूर है आपका लेबल, तो वहाँ पे आप एल जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। और एल जंप ये बता रहा है कि ये टेट्रा 0 से टेट्रा एफ तक बेसिकली किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ये एल जंप, ये लॉन्ग जंप है। इस तरह ये अनकंडीशनल है, ये विदाउट एनी कंडीशन ये जंप लग जाएगा। एल जंप ये किसी कैरी फ्लैग को, किसी बिट को, किसी को भी चेक नहीं करेगा, ए को भी चेक नहीं करेगा। एल जंप आगे लेबल, तो ये अनकंडीशनल जंप है। एल जंप के आगे जो भी आपने लेबल लिखा होगा, दिया होगा, तो ये इस पर जंप कर देगा। एस जंप ये भी अनकंडीशनल जंप है लेकिन ये शॉर्ट जंप है। शॉर्ट जंप वही होते हैं कि जो 127 बाइट्स आगे की तरफ जंप लगा सकें और 128 बाइट्स करंट लोकेशन से पीछे की तरफ जा सकें। तो ये जो एस जंप है, जे एन सी है, जे ज़ी है, डी जे एन ज़ी है या जे एन ज़ी है, ये सारे के सारे शॉर्ट जंप्स हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक असम्बली कोड गिवन है और ये हर जो असम्बली की निमोनिक इंस्ट्रक्शन है या असम्बली कोड की लाइन है उसका ऑपरेशन कोड या ऑप कोड भी दिया हुआ है और ये साथ पीसी रजिस्टर की वैल्यू और ये साथ लाइन नंबर है कोड का। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। ये बेसिकली लिस्टिंग फ़ाइल है। मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग फ़ाइल वो होती है जिसके अंदर जो असम्बली कोड आप लिखते हैं उसका ऑपरेशनल कोड हो, साथ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो और साथ लाइन नंबर हो, तो उसको इस फाइल को हम कहते हैं असम्बली लिस्टिंग फ़ाइल। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम जो भी कर रहा है हमने फ़िलहाल प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पर्पस नहीं है। यहाँ पे पर्पस यह है कि ये जंप कैसे लगता है। तो सबसे पहले R0 के अंदर 0 मूव कर रहे हैं, फिर A के अंदर 55 वैल्यू को मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे JZ नेक्स्ट, अगर A की वैल्यू JZ जंप इफ 0, अगर A की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट पे जंप कर दें। तो अब ये बेसिकली एक बता ये रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेबल, जो ये नेक्स्ट वाला लेबल है इसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। तो होता ये है कि जंप Z नेक्स्ट, जो ये जंप वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसकी जो सेकंड बाइट है ये वाली, ये 03, हम इसको ऐड करते हैं नेक्स्ट लाइन के पीसी में इस JZ इंस्ट्रक्शन की। अब बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इस नेक्स्ट जो लेबल है कि जहाँ पे ये नेक्स्ट लेबल है उसका एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम ने जंप Z करके नेक्स्ट पे जाना है तो प्रोग्राम उसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट करता है। तो उसका एड्रेस बेसिकली इस तरह कैलकुलेट होता है कि जो जंप वाली जो इंस्ट्रक्शन आपने यूज़ की होती है उसकी जो सेकंड बाइट होती है जो कि यहाँ पे 03 है, इसको हम ऐड करते हैं इस जंप वाली इंस्ट्रक्शन की जो नेक्स्ट लाइन का पीसी एड्रेस है उसमें। तो ये 03 है, ये 06 में ऐड हुआ
तो आंसर आया 09। तो ये जो नेक्स्ट लेबल होगा इसका एड्रेस बनेगा 09। ठीक है। तो अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे a की वैल्यू 0 होती तो फिर क्या होता कि 03 वाली जो ये वाली वैल्यू है ये वाली 03 ऐड होता 06 के अंदर, तो जो पीसी की जो नई वैल्यू आती वो 09 आती, प्रोग्राम उस वैल्यू पे जंप कर जाता या पीसी वहाँ पे आ जाता, पीसी उस लोकेशन को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देता। अब यहाँ पे एक और जंप है, फॉर एग्जांपल ये वाला जंप है JNC ओवर। अब JNC ओवर इस इंस्ट्रक्शन का जो आप कोड है 5005। तो अब ओवर जो लेबल है उसका एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? ओवर का एड्रेस इस तरह कैलकुलेट होगा कि जो JNC ओवर इस असम्बली कोड का जो सेकंड बाइट है, इस इंस्ट्रक्शन की जो सेकंड बाइट है वो ऐड होगी इससे नेक्स्ट लाइन का जो पीसी एड्रेस है उसमें 05 ये 0D के अंदर ऐड होगी, तो ऐड होके बन जाएगा 12 हेक्सा में, और 12 पे ओवर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये इस तरह कैलकुलेट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये JNC है यहाँ पे आ रहा है, और अब JNC अगेन, तो अगेन लेबल का एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा? इस इंस्ट्रक्शन की जो सेकंड बाइट है F2 वो ऐड होगी नेक्स्ट लाइन के पीसी में, वो है 15, F2 प्लस 15 ऐड करेंगे, तो ये हम ऐड करके देख लेते हैं। 15 नेक्स्ट लाइन का पीसी प्लस सेकंड बाइट ऑफ द जंप इंस्ट्रक्शन वो F2 है, वो है 107। तो ये 1 इग्नोर हो जाता है, तो ये 07 पे वो जंप कर जाता है। तो ये बेसिकली बैकवर्ड जंप है। तो आप देख सकते हैं कि F2 और 15 को हमने ऐड किया तो आंसर आया 1 को इग्नोर करके 07, और 07 एड्रेस है अगेन लेबल का। तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये 07 है, इस पे ये अगेन पड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये बताया कि जब कोई जंप इंस्ट्रक्शन आती है तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो किस तरह अपडेट होके उस लेबल को पॉइंट आउट करती है जो जंप इंस्ट्रक्शन के आगे लिखा होता है। तो उसका मेथड ये है कि जो जंप इंस्ट्रक्शन है उसकी सेकंड बाइट को हम जो उससे आने वाली नेक्स्ट लाइन होती है उसके पीसी एड्रेस में ऐड करते हैं। दोनों की जो एडिशन का रिज़ल्ट है, जो आंसर आता है, वो उस लेबल का एड्रेस होता है जहाँ पे उस जंप इंस्ट्रक्शन ने जंप करना होता है। इसके बाद है जी ओके, नेक्स्ट है जी कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन असेंबली के अंदर जब आप कोई प्रोसीजर या कोई फंक्शन लिखते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो कॉल इंस्ट्रक्शंस एल कॉल, ये लॉन्ग कॉल है कि अगर आपका जो कॉल प्रोग्राम आपका लेंथी है और जो आपका फंक्शन है वो करंट लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर पड़ा है, 128 बाइट से 256 बाइट्स के फासले से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप एल कॉल यूज़ करेंगे। इसी तरह ये एल कॉल की जो इंस्ट्रक्शन है इसकी रेंज है 64 किलोबाइट एड्रेस स्पेस। तो ये बेसिकली 64 किलोबाइट तक के एड्रेस स्पेस के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकती है। इस तरह दूसरी है ए कॉल, एब्सोल्यूट कॉल, तो ये 2 किलोबाइट के एड्रेस रेंज के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकती है। और जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन जहाँ पे आप लिखते हैं और एल कॉल करके उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन की जो लास्ट लाइन होनी चाहिए वो RET होनी चाहिए, रिटर्न का मतलब है कि इस फंक्शन से आप रिटर्न कर दें। तो जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया था, अब जब RET की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो प्रोग्राम काउंटर है या पीसी है जहाँ पे एल कॉल की इंस्ट्रक्शन पहले लिखी हुई थी उससे नेक्स्ट लाइन से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कोई कोड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, और ये इंस्ट्रक्शन है एल कॉल डिले। अब एल कॉल
डिले अब आप एक सब रूटीन कह लें, इसको प्रोसीजर कह लें, या इसको फंक्शन कह लें। एल कॉल डिले, तो ये डिले फंक्शन को कॉल कर रही है, और ये डिले फंक्शन नीचे डिफाइन किया गया है ORG 300 एक्सा लोकेशन पे। तो यहाँ पे कोई भी कोड लिखा हो सकता है, अज्यूम के अब डिले का कुछ कोड लिखा हुआ है। तो अब इस डिले की जो डिले फंक्शन है या डिले सब रूटीन है, इसकी लास्ट लाइन ये है RET। अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही एल कॉल डिले की ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो प्रोग्राम काउंटर जो एल कॉल डिले जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, प्रोग्राम यहाँ से पीसी की जो वैल्यू है वो एल कॉल डिले फंक्शन पे यहाँ पे चली जाती है। प्रोग्राम काउंटर इस लाइन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है जो भी इसका एड्रेस होता है, और जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो अब जब फंक्शन की डिले फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट होनी है वो ये है, मूव ए 0AH। तो एल कॉल डिले जब ये एग्जीक्यूट होती है तो इस मूव वाली इंस्ट्रक्शन का जो कि इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक के अंदर सेव हो जाता है। इसको दोबारा देखें, जब ये एल कॉल डिले की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुई तो मूव जो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव ए 0AH, इसका जो एड्रेस है ये स्टैक के अंदर सेव हो जाता है, और जो प्रोग्राम काउंटर है डिले यहाँ पे डिले वाले लेवल पे पॉइंट करना स्टार्ट करता है, और फिर इस फंक्शन को या इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। और जैसे ही ये रिटर्न की स्टेटमेंट उसको मिलती है उस सब रूटीन के अंदर, तो प्रोग्राम क्या करता है, स्टैक के अंदर जो उसने एड्रेस सेव किया होता था वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर दोबारा लोड करता है, और वो एड्रेस क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का होता है नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ से दोबारा अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो जब भी आप एल कॉल या ए कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं किसी प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने के लिए, तो जैसे ही वो एल कॉल के आगे जो भी वो फंक्शन लिखा होता है, जैसे ही वो कॉल होता है तो उससे नेक्स्ट लाइन का जो एड्रेस है वो स्टैक के अंदर सेव हो जाता है, और प्रोग्राम का जो फ्लो है वो उस फंक्शन के अंदर चला जाता है, उस फंक्शन को वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन के एंड पे जब RET की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है तो जैसे ही प्रोग्राम को RET की इंस्ट्रक्शन मिलती है, स्टैक से जो स्टैक के अंदर ऑटोमेटिकली एड्रेस लोड हुआ होता है वो एड्रेस ऑटोमेटिकली पीसी के अंदर लोड होता है, और वो एड्रेस क्योंकि इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होता है तो प्रोग्राम काउंटर फिर दोबारा से ही अपना एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रोग्राम काउंटर यहाँ ये प्रोग्राम का फ्लो इस तरह है कि ये मूव की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, मूव P1 एग्जीक्यूट हुआ, एल कॉल डिले की एग्जीक्यूट हुई, तो यहाँ से प्रोग्राम काउंटर अब यहाँ पे आ गया डिले पे, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, RET को जब एग्जीक्यूट करेगा तो फिर यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह फिर आगे रेस्ट ऑफ दी जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पे भी अब इसी चीज़ को दोबारा समझाया गया। ये एल कॉल डिले है, इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है 0007। तो जैसे ये फंक्शन एल कॉल डिले हमने कॉल किया, जो स्टैक की वैल्यू उसके अंदर ये पहले 00 हाई एड्रेस पे, पहले उसके लोअर एड्रेस पे 07 सेव हुआ और हायर एड्रेस पे 09। तो बेसिकली ये जो एड्रेस है 007 ये स्टैक के अंदर अब सेव हो गया। अज्यूमिंग कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर जो वो 08 थी और इंक्रीमेंट होगी अब 09 होगी। अब दोबारा अब ये एड्रेस जो एल कॉल इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये उसका एड्रेस है। अब ये डिले वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद पूरा, और RET इंस्ट्रक्शन जैसे ही आएगी तो हमारा जो ये वाला एड्रेस है स्टैक से ये दोबारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर या पीसी के अंदर लोड होगा, और ये एड्रेस क्योंकि 007 है जो कि इस लाइन का एड्रेस है तो प्रोग्राम यहाँ से दोबारा अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो मेन इसमें आइडिया ये था कि जब भी आप प्रोसीजर या फंक्शन कॉल करते हैं तो उस प्रोसीजर या फंक्शन की जो नेक्स्ट लाइन होती है
उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक के अंदर सेव हो जाता है। और जब वो प्रोसीजर या फंक्शन उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है और उसके अंदर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आती है, तो वो रिटर्न जो स्टैक के अंदर ऑटोमेटिकली एड्रेस सेव हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली दोबारा फिर पीसी के अंदर लोड होता है, और प्रोग्राम इस तरह फिर जो वो एल कॉल वाली या ए कॉल वाली इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट कर देता है। दूसरा यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है, क्योंकि जब भी आप एल कॉल या ए कॉल के ज़रिए किसी प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका एड्रेस स्टैक के अंदर सेव होता है। तो अगर आपने उस फंक्शन के अंदर स्टैक के अंदर सेव होता है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने उस फंक्शन के अंदर जिसको आप कॉल कर रहे हैं अगर आपने पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज़ की हैं तो वो सेम नंबर ऑफ़ टाइम्स होनी चाहिए कि जितनी दफ़ा आपने पुश इंस्ट्रक्शन यूज़ की है उतनी दफ़ा ही पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है पुश करने से जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करती है और पॉप करने से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू वो डिक्रीमेंट करती है। तो अगर आप इक्वल नंबर ऑफ़ टाइम्स पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि जो स्टैक पॉइंटर है जब उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आएगी तो करेक्ट एड्रेस यहाँ पे वो एल कॉल के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसका करेक्ट एड्रेस पीसी के अंदर लोड होगा। लेकिन अगर पुश और पॉप नंबर ऑफ टाइम ये इक्वल नहीं होगी, अगर आपने एक दफ़ा पुश किया हुआ है 4 दफ़ा पॉप यूज़ किया हुआ है तो फिर स्टैक पॉइंटर स्टैक के अंदर किसी और लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा जब RET की इंस्ट्रक्शन आएगी। तो फिर उस टाइम पे जब वो RET की इंस्ट्रक्शन आएगी तो जो स्टैक पॉइंटर जिस टाइम उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा उस पे जो एड्रेस पड़ा होगा वो एड्रेस पीसी के अंदर लोड होगा और प्रोग्राम फिर उस एड्रेस से अपनी दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपने एल कॉल या ए कॉल से जो आगे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर आप उस फंक्शन के अंदर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप उस फंक्शन से तब करेक्टली रिटर्न होंगे अगर आपने उस फंक्शन के अंदर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज़ की हैं तो उनकी तादाद सेम होनी चाहिए कि अगर आपने 2 दफ़ा पुश किया है तो फिर 2 दफ़ा पॉप यूज़ करना है। अगर आपने 4 दफ़ा पुश लिखा है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उस फंक्शन के अंदर तो फिर आपने 4 दफ़ा ही पॉप उसको करना है, सो दैट कि जितनी दफ़ा पुश करने से SP की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, पॉप करने से उतनी दफ़ा ही डिक्रीमेंट हो जाए। तो आपका जब रिटर्न की वो इंस्ट्रक्शन आए तो SP उसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा हो जो कि एल कॉल के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जहाँ पे एड्रेस पड़ा हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। अब ये एक जनरल असेंबली प्रोग्राम का एक फ़्लो उन्होंने दिया हुआ है कि नॉर्मली जब हम असेंबली प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम मोस्टली फंक्शंस बनाते हैं या सब रूटीन्स बनाते हैं जिनको हम बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तब ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ORG0, आगे ये हमारा मेन प्रोग्राम है एल कॉल सब रूटीन 1, तो हम सब रूटीन 1 को कॉल कर रहे हैं। तो अज्यूमिंग कि यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, इस कोड से रिटर्न हो गए, हम दोबारा जब रिटर्न होंगे तो हम ये वाली एल कॉल सब रूटीन 2 सब रूटीन को 2 को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये एग्जीक्यूट होगी और जब इसकी रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी तो हम दोबारा रिटर्न होके इस पे जाएंगे एल कॉल सब रूटीन 3 पे, और जब सब रूटीन 3 पे जाएंगे तो ये इधर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जब इससे रिटर्न करेंगे तो फिर हम इससे नेक्स्ट वाली लाइन यहाँ पे जंप करेंगे या यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और हेयर एस जंप हेयर, तो ये परमानेंट एस जंप अनकंडीशनल जंप है, ये बार बार हेयर पे जंप करता रहेगा, तो मतलब प्रोग्राम आपका यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइडिया मेन ये है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो आप उसकी सब रूटीन्स बना लें और सब रूटीन्स को किसी मेन प्रोग्राम के अंदर आप कॉल कर लें, तो इस तरह आपको जो प्रोग्राम है उसको हैंडल करना आसान होगा। ये मैंने आपको बता दिया एल कॉल जो है ये फंक्शन को कॉल कर सकती है या उस फंक्शन को एक्सेस कर सकती है अगर वो गिवन पीसी की वैल्यू से आगे 64 किलोबाइट्स तक की रेंज तक अवेलेबल है, और जो ए कॉल है वो 2 किलोबाइट तक की रेंज तक का फंक्शन उसको एक्सेस कर सकती है। अब ये एल कॉल है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये ज़्यादा मेमोरी
ऑक्यूपाई करती है। ये ए कॉल है, इस इंस्ट्रक्शन का साइज़ 2 बाइट है। तो अगर आप ए कॉल यूज़ करते हैं, अगर आपका प्रोग्राम छोटा है तो आप ए कॉल यूज़ कर लें, अगर आपका प्रोग्राम का साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे आप एल कॉल यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब ये दो इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम पहले ए के अंदर 55 वैल्यू मूव कर रहे हैं। ये P1 अभी हमने नहीं देखा ये P1 क्या है, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। 8051 की जो आउटपुट पोर्ट्स हैं वो P0, P1, P2, P3 तक हैं। तो ये उसकी या जो उसकी आईओ पोर्ट्स हैं, ये एक P1 आईओ पोर्ट है, 8 बिट की आईओ पिन्स हैं। तो हम ए के अंदर हमने 55 वैल्यू मूव करवाई, वो ए की वैल्यू हमने P1 के अंदर मूव करवा दी। फिर एल कॉल डिले, मतलब डिले फंक्शन को कॉल किया कुछ डिले इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अब ये जो 55 वैल्यू है और ये 0AA वैल्यू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती हैं। 55 जो होता है वो 0 1 0 1 0 1 इस तरह होता है, और जो AA होता है ये 1 0 1 0 1 0 ये इस तरह होता है। तो बेसिकली हमने पहले ए के अंदर 55 वैल्यू मूव करवाई, उसको पोर्ट कंट्रोलर की जो पोर्ट है P1 उस पर सेंड कर दिया। फिर ए के अंदर इस वैल्यू 55 को कॉम्प्लीमेंट सेंड किया, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट हमने P1 के ऊपर सेंड कर दिया। P1 पे जिन पिन से पहले 0 गया था 55 की वजह से, अब उन पिन पे 1 जाएगा, और जिन पे 1 गया था अब उन पिन पे 0 जाएगा। तो बेसिकली हम इस 55 और AA की मदद से जो कंट्रोलर की पोर्ट P1 है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दरमियान में कुछ डिले भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उस डिले का कोड यहाँ पे नहीं गिवन, जैसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। एल कॉल डिले के P1 पोर्ट के ऊपर 55 वैल्यू गई, उसके बाद हमने कुछ डिले इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर हमने उस वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर डिले इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हम दोबारा जंप कर दे बैक, इस बैक यहाँ पे दोबारा जंप हो गया, और यही काम बार बार कर रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है ये इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, एल कॉल डिले 2 दफ़ा आ रहा है, तो मूव इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है, और अगर आप इसकी बजाय एल कॉल की बजाय अगर आप ए कॉल यूज़ कर लें तो आपके प्रोग्राम का साइज़ स्मॉल हो जाएगा। मूव इंस्ट्रक्शन की जगह पहले आप वैल्यू 55 एक दफ़ा मूव कर रहे हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ए मूव कर रहे हैं ए के अंदर, फिर वो P1 के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप ये 55 और ए की बजाय अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख लें तो ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो प्रोग्राम है बेशक ये वही फंक्शन करेगा जो कि ये वाला प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन इसमें इस ए कॉल की वजह से और इस CPL इंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाला प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है बाइट्स के अंदर वो कम होगा, और इस प्रोग्राम का जो साइज़ है बाइट्स के अंदर वो ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे पर्पज़ ये है कि आपको ये बता रहे हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो आप इन एफिशिएंट वे में भी लिख सकते हैं और एफिशिएंट वे में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एक्सपीरियंस। ओके, ये चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट आर्टिकल है। 8051 के अंदर आपको पता है जब भी कोई इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मूव की इंस्ट्रक्शन है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, या JNZ की इंस्ट्रक्शन है, जब भी CPU 8051 का CPU या किसी भी कंप्यूटर का CPU किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। तो वो जो टाइम है हम उसको हम काउंट करते हैं क्लॉक साइकिल्स की शक्ल में। क्लॉक साइकिल क्या होता है, आपको पता है कोई भी कंट्रोलर है उसके साथ एक क्लॉक अटैच होती है, एक क्रिस्टल अटैच होती है जो कि उसको क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती है। तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन टाइम हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में 2 क्लॉक साइकिल चाहिए, कि 2 क्लॉक के साइकिल्स आएंगे तब इसकी एग्जीक्यूशन पूरी होगी। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में फॉर एग्जांपल 10 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। तो इट मीन कि जब क्लॉक के 10 साइकिल्स आ जाएंगे या 10 पीरियड्स उसके गुजर जाएंगे तब उतना टाइम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में लगेगा। तो एक जो CPU है वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स लेता है उसको हम उसके मशीन साइकिल्स कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जितना जो
जो इंस्ट्रक्शन जितने ज़्यादा मशीन साइकिल्स या क्लॉक साइकिल्स ज़्यादा लेगी, इट मीन्स कि वो वाली इंस्ट्रक्शन सीपीयू का ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है कैलकुलेशन परफॉर्म करने में। एक फॉर एग्जांपल सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट, अज्यूम करें कि वो 10 क्लॉक साइकिल्स के अंदर कंप्लीट कर रही है, और एक है वो 50 क्लॉक साइकिल्स ले रही है। तो जो 10 क्लॉक साइकिल वाली इंस्ट्रक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, और जो ज़्यादा क्लॉक साइकिल ले रही है उसकी एग्जीक्यूशन वो स्लो है। और लेंथ ऑफ द क्लॉक साइकिल, जाहिर सी बात है जो क्लॉक साइकिल है या फ्रीक्वेंसी, क्लॉक साइकिल को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो 8051 या जो भी उसके साथ क्रिस्टल अटैच की होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस कर रही होगी। इन 8051 वन मशीन साइकिल, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8051 के अंदर जो वन मशीन साइकिल है वो 12 पीरियड्स का होता है। इसका मतलब ये है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसके साथ जो आप क्लॉक सिग्नल अटैच करेंगे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से अगर आप उसका टाइम पीरियड फाइंड करें और उस टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो 12 से मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, क्लॉक के टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा वन मशीन साइकिल के। और जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन का टाइम है वो हम काउंट करते हैं मशीन साइकिल्स में, कि कितने मशीन साइकिल्स वो यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ द मशीन साइकिल फॉर 110592 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल। वो कह रहे हैं कि अज्यूम करें कि 8051 के साथ एक क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 110592, कि जो क्रिस्टल है जो 8051 के साथ लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है 110592 मेगाहर्ट्ज़। वो कह रहे हैं इसका मशीन साइकिल फाइंड करें कि अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो मशीन साइकिल कितना होगा। तो उसको फाइंड करने के 2 वेज़ हैं। ईजीएस्ट वे ये है कि आप पहले 110592 ये हमारे पास ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, इससे टाइम पीरियड फाइंड कर लें। वन डिवाइड बाई 110592, तो ये हमारे पास वो जो क्लॉक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई इन माइक्रो सेकेंड्स। अब अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आता है 1085 माइक्रो सेकेंड्स। इट मीन्स कि जो अगर आपके 8051 के साथ एक क्लॉक अटैच है, क्रिस्टल अटैच है, उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो उस 8051 में जो वन मशीन साइकिल है वो इक्वल होगा 1.085 माइक्रो सेकेंड्स। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो उसका उस 8051 का जो मशीन साइकिल है उसकी ड्यूरेशन ये है। या दूसरा वे ये है कि आप पहले हम इससे टाइम पीरियड फाइंड करके उसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड फाइंड कर रहे थे और टाइम पीरियड को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब अपोजिट भी आप कर सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को पहले 12 पर डिवाइड कर लें और फिर इससे टाइम पीरियड फाइंड कर लें, तो ये भी वही आंसर आएगा 1.085 माइक्रो सेकेंड। ये 1.085 माइक्रो सेकेंड ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये आगे कैलकुलेशन में यूज़ होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का अगर उसके साथ क्लॉक ये वाली अटैच की गई है तो उसका वन मशीन साइकिल इतने टाइम के इक्वल है, और अगर कोई और अटैच की गई है फॉर एग्जांपल 12 मेगाहर्ट्ज़ या 15 मेगाहर्ट्ज़ तो उसका भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मशीन साइकिल लिखे हुए हैं। फॉर द 8051 उसकी क्लॉक कितनी है, फाइंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। अब वो पूछ रहे हैं कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप ये बताएं कि हर इंस्ट्रक्शन को 8051 को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है। अज्यूम करें कि उसकी जो क्लॉक है वो ये है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। तो जब भी आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए आपको उसके मशीन साइकिल पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये गिवन है कि मूव R355 ये वन मशीन साइकिल है, तो वन मशीन साइकिल है तो इट मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन 1.085 माइक्रो सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह ये डिक्रीमेंट ये भी वन की है, DJNZ की जो इंस्ट्रक्शन है
सी ये 2 की है, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 2 मशीन साइकिल्स चाहिए। एक मशीन साइकिल का टाइम है 1.085 माइक्रोसेकंड, तो 2 का कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2.17। इसी तरह आगे मल की जो इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लिकेशन की, ये 4 मशीन साइकिल देती है। इट मीन्स इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में आप 1.085 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4.34 माइक्रोसेकंड्स वो चाहिए होंगे। तो इस तरह आप किसी भी इंस्ट्रक्शन के मशीन साइकिल को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में उस माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का कितना टाइम ले रही है। और इस तरह आप अपने पूरे प्रोग्राम का भी एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, उसमें यही सारी इंस्ट्रक्शन तरतीब से लिखी हुई हैं। पहले ये मूव वाली थी, फिर ये डिक्रीमेंट की थी, फिर ये DJNZ की थी, L जंप, S जंप, नो ऑपरेशन, मल ए बी। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट होने में 1.085 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं, दूसरे को भी 1.08 हैं, सबका टोटल टाइम फाइंड कर लें तो आपको पता चल जाएगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, अब यहाँ पर जो हम बेसिकली थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे ए कॉल डिले, एल कॉल डिले, जो डिले फंक्शन है। तो ये डिले फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम अपनी मर्ज़ी से डिले प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें ए कॉल डिले, ये डिले का फंक्शन है, ये कुछ डिले प्रोड्यूस करने के लिए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड करेंगे जो टाइम, ये जो ए कॉल डिले, ये जो डिले का फंक्शन है ये कितना टाइम का डिले प्रोड्यूस कर रहा है या CPU का कितना टाइम वेस्ट कर रहा है ये। तो उसके लिए आपको मशीन साइकिल्स का पता होना चाहिए, और क्योंकि क्लॉक फ्रीक्वेंसी 11.0592 है तो 1 मशीन साइकिल का टाइम आपको पता है। तो आप फाइंड करेंगे कि इस डिले के अंदर, फंक्शन के अंदर कितने मशीन साइकिल्स यूज़ हो रहे हैं, और उतने मशीन साइकिल्स को आप 1.085 माइक्रोसेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो टोटल प्रोग्राम है कितना डिले प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है, इसका गिवन है, ये आपको गिवन होगा कि मूव की इंस्ट्रक्शन कितना मशीन साइकिल लेती है, डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन कितना लेती है, RET की इंस्ट्रक्शन कितने मशीन साइकिल लेती है, तो वो ये गिवन है। तो ये मेंशन है कि मूव की जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 मशीन साइकिल लेती है, DJNZ की जो टाइम है वो 2 मशीन साइकिल है, और RET का जो टाइम है वो 2 है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो डिले मूव R3, अब हम इस पूरे कोड का टाइम डिले कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस डिले मूव R3 200, इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में 1 मशीन साइकिल लगते हैं। ओके, अब R3 के अंदर 200 वैल्यू मूव होगी तो प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, DJNZ R3 हेयर। तो R3 की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी, अगर वो 0 नहीं है तो हेयर पे जंप कर जाएंगे। फिर पहली दफ़ा R3 की वैल्यू 200 होगी, फिर एक डिक्रीमेंट होगा 199 हो जाएगी। 199 क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है तो दोबारा हेयर के ऊपर, मतलब दोबारा हम इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। R3 फिर 198 होगा, फिर 197 होगा, करते करते ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली जो लाइन, ये 200 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, और एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने में उसको 2 मशीन साइकिल्स लगेंगे। तो क्योंकि ये लाइन अब 200 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है तो 200 इंटू 2 इसके मशीन साइकिल हैं, और 200 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो इसका अब हमने पहले काउंट करना है टोटल मशीन साइकिल्स कितने हैं, फिर तो उस मशीन साइकिल को 1.085 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस इंस्ट्रक्शन की जो मशीन साइकिल है 200 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, और एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने में 2 मशीन साइकिल्स लेती है। 200 इंटू 2 ये 400 हो गए, 1 मशीन साइकिल इसका और 2 मशीन साइकिल इसके। तो 200 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2,
तो ये बन जाएगा 400 में प्लस 3 करें 403 या 403 मशीन साइकिल लगेंगे इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, और एक मशीन साइकिल का टाइम है 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो जो टोटल प्रोग्राम है वो 436.225 माइक्रो सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक और डिले का फंक्शन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि अगर क्रिस्टल क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हो, और तो फिर इस कोड का जो टाइम डिले है वो फाइंड करें कि ये कोड एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेगा, और हर इंस्ट्रक्शन का जो मशीन साइकिल है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें ये इंस्ट्रक्शन आ रही है नॉप, NOP, नो ऑपरेशन। ये 1 मशीन साइकिल का टाइम लेती है। नो ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली जस्ट CPU का टाइम वेस्ट करने के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, ये जस्ट आप कह लें कि जो भी करंट स्टेटस होता है उसी को 1 मशीन साइकिल तक मेंटेन रखती है। सब रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को 1 मशीन साइकिल तक होल्ड रखती है, और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। अभी जो हेयर वाला लेवल है, नॉप नॉप नॉप, 4 टाइम नॉप की इंस्ट्रक्शन आ रही है। उसके बाद जो DJNZ R3 हेयर, और R3 की वैल्यू 250 लोड की हुई है। इट मीन्स कि जो हेयर से लेके जो DJNZ वाली इंस्ट्रक्शन है, ये सारा प्रोग्राम जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 250 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कितने मशीन साइकिल आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 2 6। तो एक दफ़ा अगर ये लूप एग्जीक्यूट होता है तो उसमें 6 मशीन साइकिल्स यूज़ हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम, ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है 250 टाइम्स। तो ये 250 इंटू 6, और तो ये इसकी मशीन साइकिल आ गई। एक मशीन साइकिल का टाइम है 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो इस सारे आंसर को 1.085 माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1627.5 माइक्रो सेकेंड। अब अगर आप नोट करें तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस बच गई, एक डिले वाली और एक RET वाली। डिले की जो इंस्ट्रक्शन है 1 मशीन साइकिल की है, और ये दूसरी वाली ये 2 की है। तो टोटल 3 मशीन साइकिल एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं, तो वो 3 यहाँ पे ऐड कर दिए। 3 इंटू 1.085, तो ये आंसर आ गया 630.755 माइक्रो सेकेंड। तो ये बेसिकली जो ये कोड है, ये डिले का जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये 630.775 माइक्रो सेकेंड का डिले प्रोड्यूस कर रहा है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में 630.755 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे भी उसी तरह यहाँ पे एक नेस्टेड लूप गिवन है, डिले का फंक्शन गिवन है, और पूछा गया है कि ये जो कोड है ये कितने टाइम का डिले प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह जब आपके पास नेस्टेड कोड गिवन हो और आपने डिले कैलकुलेट करना हो, तो ईजीएस्ट अप्रोच ये है कि आप इंटरनल लूप से स्टार्ट करें। तो ये इंटरनल लूप है, ये वाला हेयर नॉब के 2 इंस्ट्रक्शन है, DJNZ R3 हेयर। तो ये जो इंटरनल लूप है ये 4 मशीन साइकिल का, 1 + 1 + 2 4, और क्योंकि ये R3 के रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करे और R3 की वैल्यू है 250। इट मीन्स कि ये वाला जो लूप है ये 250 टाइम्स चलेगा, और एक दफ़ा चलता है तो 4 मशीन साइकिल लेता है। तो टोटल टाइम कितना बनेगा, 4 × 250, 1000 साइकिल्स आगे इसके कि हेयर वाला जो ये लूप है ये 1000 साइकिल्स लेगा मशीन साइकिल्स एग्जीक्यूट होने में, और एक मशीन साइकिल का टाइम है 1.085 माइक्रो सेकेंड। तो ये बन गया 1085 माइक्रो सेकेंड। तो ये बेसिकली जो हेयर वाला ये लूप है ये 1085 माइक्रो सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब हम इससे ऊपर वाले लूप के ऊपर चलते हैं कि जो इंटरनल लूप है वो 1085 माइक्रो सेकेंड का टाइम ले रहा है।
अब जो आउटर लूप है उसके अंदर क्या आ रहा है, ये अगेन मूव R3 250 और DJNZ R2 अगेन। अब ये दो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, अगेन वाली और ये DJNZ R2 वाली। इस अगेन लूप के अंदर बेसिकली ये हेयर लूप सारा का सारा आ रहा है। तो अब ये अगेन वाला लूप है, ये R2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है और R2 की वैल्यू कितनी है 200। इट मीन्स कि ये अगेन और ये DJNZ वाला DJNZ R2 अगेन ये 200 टाइम्स चलेगा। और अगर ये अगेन वाला लूप 200 टाइम्स चलेगा तो ये जो इंटरनल लूप है इस आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए ये जो इंटरनल लूप है ये डिले प्रोड्यूस करेगा 1085 माइक्रोसेकंड का। इसको दोबारा देखें, ये अगेन मूव R3 250 और DJNZ R2 अगेन। R2 की वैल्यू है 200 तो ये अगेन मूव R3 250, DJNZ R2 अगेन। R2 की वैल्यू डिक्रीमेंट करो और अगर ज़ीरो नहीं है तो अगेन पे चले जाओ, तो ये अगेन पे 200 दफ़ा जाएगा। तो ये अगेन वाले जो लेबल वाली ये इंस्ट्रक्शन है ये 200 टाइम एग्जीक्यूट होगी और 200 टाइम ये वाली एग्जीक्यूट होगी। इस और हर दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट होगी आउटर लूप तो इंटरनल लूप हर दफ़ा 1085 माइक्रोसेकंड का डिले प्रोड्यूस करेगा। तो अब जो आउटर लूप है उसकी एक इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल की ये होगी और 2 साइकिल की ये होगी, 3 साइकिल हो गए। तो इसका कितना टाइम बनेगा 303, 1 मशीन साइकिल ये और 2 ये 3 साइकिल्स होगी मशीन साइकिल्स। अब ये 200 टाइम आउटर लूप चल रहा है तो 3 × 200 और एक दफ़ा अगर वो उसका आउटर लूप चलेगा तो इसको इन्होंने यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज में सॉल्व किया हुआ है। एक वे है अप्रॉक्सीमेटली, दूसरा है एग्जैक्ट। अप्रॉक्सीमेट, जब आपने अप्रॉक्सीमेट डिले कैलकुलेट करना है उसका तरीका ये है कि जो आउटर लूप की वैल्यू है इंटरनल लूप की वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मशीन साइकिल का टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। 200 × 250 × 1.085 तो ये हमारे पास बन गया जी इंटरनल जो लूप है पहले उसका टाइम भी उसके अंदर शामिल करना है। अप्रॉक्सीमेट डिले इसका किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट डिले इस तरह की जो इंटरनल लूप है वो डिले प्रोड्यूस कर रहा है जिसने पहले हमने कैलकुलेट किया 1085 माइक्रोसेकंड का, और ये वाला लूप जो इंटरनल लूप है ये 200 टाइम चल रहा है तो ये 1085 माइक्रोसेकंड × 200। आउटर लूप 200 का है तो ये इंटरनल लूप को 200 टाइम एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ये 217,000 माइक्रोसेकंड। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसका डिले है। डायरेक्ट डिले या अप्रॉक्सीमेट डिले इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पहले इंटरनल लूप का डिले कैलकुलेट करें फिर आउटर लूप का जो काउंटर की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। और अगर आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो एग्जैक्ट का वही प्रोसीजर है कि पहले इसका आप डिले कैलकुलेट करें, ये इंटरनल वाले का। इसका 4 मशीन साइकिल थे एक और ये 250 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था तो इसका आंसर आया था 1085 माइक्रोसेकंड। अब जो ये अगेन वाली इंस्ट्रक्शन है और DJNZ R2 वाली ये इंस्ट्रक्शन है, ये 1 मशीन साइकिल की ये है, 2 की ये है। अब ये R2 के ऊपर डिपेंड करे और R2 काउंटर है उसकी वैल्यू 200 है तो ये अगेन और ये DJNZ ये 200 टाइम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये इस तरह बनेगा 3। अगर हम अब इसका भी टाइम इसके अंदर शामिल करना चाहें 3 × 200 × 1.805 तो अगेन DJNZ इसका जो टाइम बनता है 3 × 200 क्योंकि ये आउटर लूप 200 टाइम चल रहा है और एक दफ़ा का टाइम है 1.805 तो ये बन जाएगा 651 माइक्रो सेकेंड।
तो आप ये वाला जो आंसर है ये 651 यो इस आउटर वाले का आंसर आया था, ये आउटर और इनर का इसके अंदर इसको ऐड कर दें 17,000 माइक्रो सेकेंड। तो हमारे पास जो टोटल डिले आया है वो है 217,651 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरह हम जो है, अगर आप अप्रॉक्सीमेट डिले कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप इंटरनल लूप का डिले कैलकुलेट करें और काउंटर जो आउटर काउंटर है उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास अप्रॉक्सीमेट डिले आ जाएगा ये। और अगर आपने एग्जैक्ट डिले कैलकुलेट करना है तो फिर आपने जो ये लूप्स के बाहर जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको भी फिर जो है वो काउंट करना है। एक और एग्जांपल डिले कैलकुलेशन की मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। एग्जांपल 3.17 है, इसमें बताया होगा कि एक कंट्रोलर है 89C51, उसकी जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है 22 मेगाहर्ट्ज़ है। और सबसे पहले हम अगर इसका मशीन साइकिल कैलकुलेट करें तो मशीन साइकिल इसका बनता है 0.546 माइक्रो सेकेंड। बिल्कुल उसी तरह के आप पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लें और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा 0.54 माइक्रो सेकेंड। अभी एक नेस्टेड लूप गिवन है और कहा गया है कि इसका आप डिले फाइंड करें। तो इसमें आप देखें कि ये अगेन जो लूप है इसके अंदर जो अगेन DJNZ R3 अगेन, तो ये 2A की लाइन है, ये 2 मशीन साइकिल की है और ये R3 के ऊपर बेस कर रही है और R3 की काउंटर की वैल्यू है 255। तो ये बेसिकली लाइन 255 टाइम एग्जीक्यूट होगी और एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी तो 2 मशीन साइकिल लेगी। तो इसका टाइम बनेगा अगेन लूप का जो टाइम है 2 × 255 × 0.546, तो ये बन जाएगा 748 माइक्रो सेकेंड, 278 माइक्रो सेकेंड। ओके, अब जो इसके बाद है जी जो हेयर लूप है, ये वाला जो लूप है, ये इस वाले लूप को जो 19 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाता है DJNZ R2 हेयर। तो DJNZ R2 हेयर मूव R3 255 अगेन DJNZ R3 अगेन। तो ये जो अगेन वाला लूप है ये एग्जीक्यूट होता है 19 टाइम्स। तो हेयर लूप रिपीट्स दी अगेन लूप 19 टाइम्स। तो जो अगेन लूप है ये 19 टाइम्स रिपीट करता है बिकॉज ऑफ अगेन लूप। तो उसका टोटल टाइम कितना बन जाएगा 278 क्रॉस 19, तो ये बन जाएगा 5.29 मिली सेकेंड। अब लेकिन ये लिखा हुआ है कि जो हेयर का लूप है इस अगेन लूप को 19 टाइम्स रिपीट करता है, ठीक है। लेकिन अब इस रेपिटेशन के अंदर हमने हेयर की जो अपनी इंस्ट्रक्शन है ये वाली मूव R3 255 और DJNZ R2 हेयर, इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये मूव R3 255 और DJNZ R2 हेयर ये 19 टाइम्स रिपीट होंगी। तो इनका जो टाइम बनेगा 19। ये मूव R3 1 साइकिल की है, DJNZ 2 की है, तो ये टोटल 3 साइकिल बन गए। तो 19 क्रॉस 3 क्रॉस 0.546 ये बन गया 31.12 माइक्रो सेकेंड। तो अब जो टोटल टाइम बनेगा वो 31.12 माइक्रो सेकेंड को अगर आप इस 5.29 मिली सेकेंड में ऐड करें तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में भी यही सीन है कि जो ये वाला लूप है हेयर लूप ये 1085 माइक्रो सेकेंड टाइम का टाइम लेता है और इस लूप को 200 टाइम्स ये अगेन वाला लूप जो है वो ये जो अगेन वाला जो लूप है जो R2 जिसके काउंटर R2 है वो इस लूप को 200 टाइम एग्जीक्यूट करवाता है। तो 200 × 1085 माइक्रो सेकेंड, तो ये 217 000 माइक्रो सेकेंड डिले आ गया।
लेकिन अब इसके अंदर हमने सिर्फ ये देखा है कि इंटरनल लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है आउटर लूप की वजह से, तो वो हमने काउंट ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने इस अगेन मूव R3 टू 50 और DJNZ R2 अगेन, इसकी जो काउंट मशीन साइकिल्स हैं उनको काउंट नहीं किया, तो वो कितने बनेंगे, 2 इसके बन जाएंगे, 1 इसका 3 और 3 into, क्योंकि ये मूव R3 वाली जो इंस्ट्रक्शन है R2 के ऊपर बेस कर रही है, तो R2 की वैल्यू 200 है। DJNZ R2 अगेन, तो ये अगेन और ये DJNZ ये 200 टाइम एग्जीक्यूट होंगे, तो ये बन जाएगा एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो तो 3 मशीन साइकिल्स, नेक्स्ट 200 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक दफ़ा एग्जीक्यूशन होने का टाइम 1.805 है, तो इसका जो टोटल टाइम है 651 माइक्रो सेकेंड। इस 651 को जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये जो टोटल टाइम है ये वो टाइम है जो कि इसका है अगेन से लेकर RET तक। अब इसमें भी एक मशीन साइकिल मिसिंग है, ये वाला, क्योंकि इसका टाइम हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो इसका भी टाइम अगर आप 1.085 इसके अंदर ऐड कर दें तो वो फिर इस पूरे प्रोग्राम का एग्जैक्ट टाइम आपके पास आ जाएगा, डिले टाइम। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आपने किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम फाइंड करना है तो आपने ये फाइंड करना है कि वो प्रोग्राम टोटल कितने मशीन साइकिल्स ले रहा है कंप्लीट होने में, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। सबसे पहले इनर का फाइंड करें, इनर लूप का कितनी दफ़ा वो कर रहा है, उसके बाद आउटर लूप का, फिर आउटर लूप की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका टाइम एक्स्ट्रा उसमें ऐड करें, और फिर जो एंड पे कोई एक आध इंस्ट्रक्शन बच जाए ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये वाली, उसका टाइम उसमें ऐड कर दें, तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 3। अभी हमने एग्जांपल्स या डिले टाइम की कैलकुलेशंस देखें व्हेन क्लॉक सिग्नल वाज 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। इस तरह अगर कोई और क्लॉक सिग्नल हो तो उसका भी आप इसी तरह से आप उसका मशीन साइकिल और क्लॉक का वो जो टाइम है आप वो फाइंड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।